हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आज हम लोग क्लास 9th फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का, और इसके बाद कंटिन्यू क्लास करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। गाइज हम लोग फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं और हमारी क्लास अच्छी लगेगी गाइज, तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हमारे क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। यानी कि सराउंडिंग, यानी कि अपने चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी सामान है अपन देखते हैं, वो सब किससे बने हुए हैं? पदार्थ से, मैटर से बने हुए हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती हैं। मतलब कि जो भी वस्तुएं हैं उनका क्या होगा? उनका द्रव्यमान होगा, अपना मास होगा, आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, स्थान घेरेंगी, तो वो क्या है? पदार्थ है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं? पंचतत्व कहा गया है। ये पंचतत्व क्या है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। यानी कि अभी फर्स्ट यूनिट में अभी अपन लोग भौतिक गुण के बारे में जानेंगे कि पदार्थ का भौतिक गुण क्या है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, यानी कि सतत यानी लगातार होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से हैं। यानी कि अपने को ये जानना है कि जो मैटर हैं तो वो क्या कण के रूप में विद्यमान है या कि मतलब लगातार एक साथ सब जुड़े हुए हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ पर क्या है क्रियाकलाप 1.1 में 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें कि क्या इसमें कुछ चेंजेस होता है, क्या ये जल का स्तर बढ़ता है कि घटता है, कुछ होता है। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। अब थोड़ा सा ये नोट करने वाली बात है गाइज, आप लोग जैसे जब भी पढ़ाई करें, चाहे स्कूल में हो, यूट्यूब से हो, आपका ये सेल्फ स्टडी करें, कॉपी पेन रखिए, जो मेन चीज़ें हैं उसको नोट करते जाइए। क्योंकि पहले जब अपन रीडिंग करते हैं तब ऐसे लगता है गाइज कि हमको सब कुछ अरे समझ में आ गया और याद है। फिर जब काफ़ी थोड़ा टाइम हो जाता है, जैसे नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ते हैं, तो फिर फर्स्ट चैप्टर का भूल जाता है। तो उसे रिवीजन करने के लिए आपको जो शॉर्ट्स नोट्स तैयार होगा उसी में से होगा। अब देखिए क्या है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक क्या होता है, यानी कि जो आपका आयतन है, वॉल्यूम है, उसका मापन और या मात्रक क्या होता है। तो 1 घन मीटर में कितना होता है? मीटर का क्यूब होता है।
फिर आयतन मापने का साधारण मात्रक जैसे अपन दूध लेते हैं किस में मिलता है, लीटर में मिलता है। फिर 1 लीटर में कितना होता है, तो 1 डेसिमल की पावर क्यूब होता है। फिर 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो 1000 ml होते हैं। 1 मीटर में और 1 मीटर में कितना होता है, 10 की पावर 3 या कि 10 की पावर क्यूब होता है। और सेंटीमीटर में कितना होता है, तो सेंटीमीटर में क्यूब होता है। इसका आयतन जो है आपका, यानी कि वॉल्यूम होता है जो उसे मापने का, ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है। फिर इसके बाद देखिए अपन क्रियाकलाप क्या कर रहे हैं। देखिए, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। देखिए, अब इसमें देखिए ये बीकर है और इसमें बीकर में जल लिए, जल में जितने से पानी लिए उसमें से टिक लगा लें। जल में क्या करते हैं, नमक मिला दिए। फिर सेकंड में देखिए नमक डालते हैं, जल को फिर हिलाएं, इसको एक डंडी से मिलाते हैं या स्पून से मिला के घर में देखिए लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण, मतलब जल जो रहता है उसके अंदर स्पेस रहते हैं, छोटे छोटे मतलब जो कण होते हैं उसी के अंदर समावेशित हो जाते हैं। आपका देखिए जो ये गिलास में लीजिए, उसमें देखिए उसका लिक्विड तो नहीं बढ़ा रहेगा, द्रव्यमान बढ़ा हुआ तो नहीं दिखाई देगा, पर उसमें जो जो कण रहेंगे उसमें क्या होगा, समावेशित हो जाएंगे, घुल जाते हैं। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, यानी कि जो जल है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है और उनके अंदर जो उनके बीच में क्या है, गैप है, उसी गैप में क्या है, ये जो नमक और शुगर जो अपन डालकर घोलते हैं तो उसमें जो है तो समावेशित यानी पूरी तरह से उसी में समा जाता है। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, अब देखिए इतने छोटे होते हैं कि इनको मतलब एक अवस्था ऐसी आएगी जब उसको डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब उसको डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तब वो क्या है, वो मतलब इतना छोटा कण हो सकता है। 1.2 क्रियाकलाप करके देखते हैं कि अब क्या होता है। फर्स्ट क्रियाकलाप तो कर लिए जिसमें अपन नमक या शुगर घोल के देख लिए कि किस प्रकार से कण जो है तो समावेशित हो जाते हैं। अब सेकंड में देखिए क्या होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें, यानी कि हर बार यही प्रोसेस करना है कि 90 ml जल लेना है और 10 ml जो है तो इसका पोटेशियम परमैंगनेट का जो घोल है उसे उसमें डालना है। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते हैं, यानी कि हर बार डालेंगे तनुकृत, यानी कि जो है तो वो क्या होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। फिर क्या जल अब भी रंगीन है, तो जी अभी भी रंगीन है, क्योंकि इसके कण इतने छोटे हैं कि जितने बार इसको अलग से जल में डाला जाता है 90 ml में, उतने बार वो कण जो है तो दूसरे में जो है तो क्या होते जाते हैं, जाते जाते हैं। देखिए अब जैसे फर्स्ट में क्या दिखाया, 100 ml अपन वाटर ले लिए, सेकंड में क्या दिखाया, पोटेशियम परमैंगनेट डालिए, फिर थर्ड में दिखाया है कि 90 ml पानी लेते हैं, 10 ml फिर पोटेशियम परमैंगनेट, फिर 90 ml पानी, फिर 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट, फिर 90 ml पानी, फिर 10 ml पोटेशियम। अब देखिए लास्ट वाले में देखिए फिर भी इसमें हल्का फीका रंग मतलब पिंक कलर है। इसके मतलब ये है कि कण इतने छोटे हैं कि हर बार जो आप 10 ml लेते हैं उसमें जो है तो छोटे छोटे कण मतलब जा रहे हैं इसके साथ में, आपके वाटर के साथ में। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है, मतलब फिर भी जल जो है तो आपका रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी कि 1000 ml भी रंगीन हो जाते हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः लास्ट में क्या होता है देखिए, एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, मतलब एक स्थिति फिर ऐसे आएगी कि उसके बाद विभाजित करना नहीं होगा। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम यह क्रियाकलाप कर सकते हैं तथा लगातार तनुकृत या डाइल्यूट होने पर भी इसे
भी इसकी महक हमें मिलती रहती है। देखिए एक बाल्टी फुल पानी लीजिए 15 लीटर, उसमें सिर्फ एक ढक्कन आप डाल दीजिए जैसे डिटॉल, फिर भी उसकी खुशबू पूरे पानी में फैल जाती है। इसी प्रकार से फिर उस पानी में से फिर उसको लेकर किसी में डालिए, फिर भी उसकी खुशबू आएगी डिटॉल की। इस प्रकार से जब डिटॉल खुशबू आएगी तो इसके मतलब यह है कि उसके पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के कणों के अब लाक्षणिक गुण, मतलब अब पदार्थ के जो कण हैं उनके क्या क्या गुण हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पोटेशियम क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। फिर देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब किस प्रकार से क्रिया करते रहते हैं। अपनी कक्षा 1.3 क्रियाकलाप में अब देखते हैं क्या हो रहा है। अपनी कक्षा में किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? डायरेक्ट अगरबत्ती को नाक में लगाना पड़ता है। अगर कम खुशबू वाली रही तो, ज़्यादा खुशबू वाली रही तो ठीक है। जब अगरबत्ती जला दें तो क्या होता है फिर? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? तो जी हाँ, जब अगरबत्ती अपन जलाते हैं ना तो बाहर से जब दरवाजे के पास कोई आएगा, ऐसा लगेगा कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। ये ऐसा क्यों होता है? ये विसरण के कारण होता है, क्योंकि इसमें जो कण है ना, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं ये चारों तरफ गमन करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। आपने क्या प्रेक्षण को नोट करें? अपने प्रेक्षण को नोट करें, मतलब क्या ये सही बात है कि जब अगरबत्ती मतलब बुझी हुई रहती है तो उसमें से खुशबू नहीं आती है, लेकिन जब आप जला देते हैं उसके बाद जो है तो खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। फिर क्रियाकलाप 1.4 में देखिए, अब क्या है 1.4 क्रियाकलाप में? सभी में तो क्रिया ही करना है, प्रैक्टिकल करना है। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? तो देखिए, जो स्याही की बूंद है डालने पर तुरंत पूरे वाटर में फैल जाएगी, क्योंकि उसके कण जो है तो बिल्कुल बहुत छोटे छोटे होते हैं। शहद के बूंद, शहद क्या रहेगी, इसका जो कंसिस्टेंसी मतलब इसका जो होता है इतना गाढ़ा होता है कि उसमें पहले रख जाएगा, फिर काफ़ी देर के बाद फैलेगा, या कि आप स्पून से चलाएंगे तब घुलेगा। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? मतलब टाइम इसमें मेजरमेंट करना है कि शहद जल्दी घुलेगा या कि स्याही। तो पता है ना आपको कि स्याही जल्दी घुल जाएगी। नहीं पता है तो ये क्रियाकलाप करके देखिए आप। क्रियाकलाप 1.5 में अपन देखते हैं, 1 गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? अब इसे मतलब इसको ऑब्जर्व करना है रख करके कि इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही हैं। इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? मतलब जो कण होते हैं तो ठोस, द्रव, गैस 3 रूप में पाए जाते हैं। तो इनमें ठोस और द्रव के कणों में मतलब कुछ परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? तो जी हाँ, तापमान होने के बाद इस जो है तो मिश्रण की दर बदलती है, क्योंकि जितना ज़्यादा ताप देंगे उसमें मिश्रण अधिक मात्रा में घुलता जाएगा। जैसे चाशनी जो होती है, क्या होता है, एक टाइम ऐसे आता है जब अपन पानी कम डालते हैं, शुगर डालते हैं, लेकिन उसको हीट देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड होता है। लेकिन आप चीनी की मात्रा ज़्यादा डाल दें और पानी कम डाल दें और ठंडा रहेगा तो वो नहीं घुलेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। क्यों और कैसे? अब उपरोक्त क्रियाकलाप में 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी कि अभी और ज़्यादा प्रैक्टिकल करिए, फिर इसके बाद निष्कर्ष निकालिए। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात तो उनमें गतिज ऊर्जा होती है।
तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। यानी कि जो कण होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, जो उसमें अपन मिश्रण डालते हैं तो वो उसी में जो है तो समावेशित हो जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या है, विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए क्रियाकलाप 1.6 से क्या पता चलता है। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईदमिशी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें। ये देखिए ये लोग किस तरह एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, नर्तक हैं। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले, फिर हाथ पकड़ना। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। यानी कि जो एक साथ हैं फिर ये लोग अलग अलग हो जाएं। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? कहने का मतलब जो ज़्यादा पावर के साथ जुड़ा रहेगा उसे तोड़ना कठिन होगा, और जो उंगली बस टच किए रहेंगे उनको किनारे करने में, अलग करने में कम एनर्जी लगेगी। तो किस समूह को तोड़ना आसान है और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? यानी कि जब अपन खड़े होंगे और हाथ से जो ये कमर पकड़े हुए हैं तो ये क्या है, ये ज़्यादा पावरफुल है। फिर इसके बाद जो बोल रहे हैं कि ऐसे हैंड में जो अंगूठा बस से पकड़ना है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो है तो आसानी से उसको जो है तो अलग कर सकते हैं। किसी समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण मान लें तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ा रखा था? अब इसको भी ऑब्जर्व करिए आपस में, जैसे 2 3 4 फ्रेंड जो हों तो इस तरह से करके आप खुद प्रैक्टिकल करिए तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब क्रियाकलाप 1.7 देखते हैं। अब क्या करना है? एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। अब देखिए एक लोहे की कील लेना है, एक चाक का टुकड़ा लेना है और एक रबड़ बैंड लेना है। फिर इसके बाद क्या क्रिया करना? इन पर हथौड़ा मार कर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। यानी कि इनको किस प्रकार से हम टुकड़ा कर सकते हैं। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो अब मतलब जो जितना ज़्यादा अच्छे से मतलब वो होगा, जुड़ा होगा, वो उतना ही कम, मतलब आपका जैसे लोहे की कील है तो उसे तो बहुत ही पीटना पड़ेगा तब जाके। चाक का टुकड़ा तो भंगुर, मतलब उसको तो ठोकेंगे जल्दी ही टूट जाएगा। रबड़ को खींचेंगे तो लचीलापन रहेगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब तीनों में से देखना है प्रैक्टिकल करके कौन सबसे अधिक जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर और इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? अब इसमें जैसे आपको ठोस, द्रव, गैस में पूछता है किसका आकार निश्चित होता है, तो ठोस का आकार निश्चित होता है लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। इन पर हथौड़ा मारने या खींचने या गिराने से क्या होता है? कौन सी चीज़ टूट जाएगी, कौन सी चीज़ नहीं टूटेगी? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें और क्या इनका संपीड़न होता है? तो संपीड़न होता है कि नहीं? तो संपीड़न कैसे होगा? जैसे संपीड़न होने के लिए तो उसमें गैस जो है तो उसमें संपीड़न होता है, लेकिन ठोस में तो संपीड़न नहीं होगा ना। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार स्पष्ट है, यानी कि आकार तो निश्चित रहेगा।
किंतु स्थिर आयतन यानी कि नगण्य संपीड्यता होती है। इनमें संपीड्यता जो ठोस होता है उसमें संपीड्यता उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको कंप्रेस करना मुश्किल है। लेकिन आपका जो गैस होता है उसमें संपीड्यता सबसे अधिक पाई जाती है। और आयतन बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसीलिए दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब क्या विचार करना देखिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? रबड़ बैंड में तो लचीलापन पाया जाता है, तो ठोस कैसे है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? तो ये ठोस है चीनी, क्योंकि लेकिन बर्तन में जैसे रखेंगे वैसे आकार ले लेता है। तो ये किसके गुण होते हैं? द्रव के गुण होते हैं। लेकिन चीनी और नमक तो ठोस ही है। स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों कि ये सभी ठोस ही हैं? क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। तो यानी कि रबड़ बैंड भी क्या है? ये कुछ ठोस का ही उदाहरण है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। तो ये क्या है? ये भी ठोस है। अब जवाब मिल गया। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दाबते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। तो स्पंज में संपीड़न संभव है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या आ गया, द्रव अवस्था आ गया। अब अपन सॉलिड के बारे में पढ़ लिए, अब लिक्विड के बारे में देखते हैं कि लिक्विड की क्या अवस्था। अब क्रियाकलाप 1.10 को देखिए। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? तो देखिए, आयतन इसका जो है तो निश्चित नहीं होता। जिस प्रकार के पात्र में, जिस प्रकार के बर्तन में आप लिक्विड को, द्रव को डालेंगे, वो उसी प्रकार का आकार ले लेता है। इसलिए द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। उसका मतलब जो उसका आकार है, साइज है, वो निश्चित नहीं है, लेकिन वॉल्यूम क्या है इसका निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव का गुण होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं है लेकिन क्या है, ये तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 से के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। यानी कि ठोस और द्रवों का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैस विशेषतः जैसे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। यानी कि जैसे आपको एक नंबर क्वेश्चन में पूछे कि विसरण किसमें, डिफ्यूजन किसमें संभव है, तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। फिर अपन अब किसके बारे में, अब द्रव हो गया, अब किसके बारे में देखते हैं, गैसीय अवस्था जो है, गैसेस स्टेज 1.333 में आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है
जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। जब आप लोग स्कूल जाते होंगे तो देखते होंगे, क्योंकि जब हम लोग भी स्कूल जाते थे तो देखते थे गाइस, बहुत सारा एक साइकिल में लिए इतने सारे गुब्बारे उसमें फुला के रखता था ना, लगता था एक मिल जाए। लेकिन जब पढ़ते हैं तब उतने सारे पैसे नहीं रहते हैं कि अपन एक गुब्बारा ले लें। उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है, यानी कि उस किस गैस से जो है तो बैलून को जो गुब्बारे को जो है तो फुला फुला के रख रहा है। क्रियाकलाप 1.1 में फिर क्या है, 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कार्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहले सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरे में जल और तीसरे में चाक के टुकड़े भर दें। मतलब अपने को प्रैक्टिकल करने के लिए एक में एयर बस रहेगा, दूसरे में जल रहेगा और तीसरे में चाक के टुकड़े रहेंगे। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं और सिरिंज की पिस्टन की गतिशीलता आसानी से करने के लिए उसे क्या करेंगे, उस पर थोड़ी से वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करें, यानी कि उसको प्रेशर लगाइए, करने की कोशिश करें। अब देखिए इस तरह से ये पिस्टन है और इसमें गैस भरी हुई है, ये रबर की कार्क है। और रबर के कार्क जब इधर लगे रहेंगे तो कैसे इसमें से, मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन जो है तो आसानी से अंदर चला गया। आपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगा, यानी जिसमें एयर है, जिससे उसको टच करेंगे, उसको प्रेशर करेंगे तो भाई एयर तो निकलेगी, एयर निकल जाएगी तो मतलब वो संपीड़ित हो जाएगा। लेकिन आपका जो चाक का टुकड़ा है उसमें तो संपीड़ित नहीं होगा। हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाले जैसे सिलेंडर होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपके, इसमें क्या क्या अपने को लेना है, हवा लेना है, जल लेना है और चाक लेना। तो सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा कंप्रेस क्या होगी, एयर होगी। उसके बाद क्या होगा, जल होगा। उसके बाद क्या होगा आपका, ये चाक होगी, यानी कि सॉलिड होगा। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता कंप्रेशन क्या होता है, काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाले द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में भी ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। यह गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं और इस गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे आसपास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण से करें। कणों को तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्रता से होता है। देखिए यहाँ पर ये ठोस के कण देखिए किस प्रकार से कितना पास पास कण सटे हुए हैं। फिर देखिए इसमें जो है तो द्रव में देखिए तो द्रव में देखिए थोड़े कण दूरी दूरी हैं और गैस में देखिए कि कितने काफ़ी दूरी दूर है। तो जब इसे संपीड़ित करेंगे तो गैस क्या होगी, आपस में पास पास में आ जाएगी। इस प्रकार से जो है इसे संपीड़ित करना आसान है गैस को। ABC पदार्थों की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है।
अब ये क्वेश्चन आंसर है गाइज, इनको सब बाद में कराऊंगी। सबसे पहले तो आपको यूनिट पढ़ा दें, इसके बाद जो है इनके आंसर क्वेश्चन करा दूंगी। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अब अपने को देखना है कि पदार्थ अपनी स्टेज बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है गाइज। तो बदलता है। अपने प्रेक्षण में क्या देखते हैं? हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। अब देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन यही है कि जल कितने अवस्थाओं में रह सकता है? तो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, मतलब ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में रहता है जल। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल, एवं जैसे गैस जैसे जल वाष्प के रूप में। जैसे ठोस के रूप में क्या है? तो बर्फ है। फिर द्रव के रूप में क्या है? जल है। फिर वो आपका गैस के रूप में क्या है? जल वाष्प है। जो वाष्प बनता है वो किस में है? गैस के रूप में है। गाइस क्लास बड़ी हो जाएगी, आप लोग बोलेंगे बहुत बड़ी क्लास मैडम बना दी हैं, इसलिए जो है तो 30 मिनट की क्लास है। आप लोग इसे देखिए, कैसे लगा, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की, आपको गाइस समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में बना दूंगी। आप लोग इसे पढ़िए, और जो समझ में ना आए अगर तो कमेंट करिए, और आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज। हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोग अगर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो। थैंक्स।